आज मैं आपको जो बेसिक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है जो ज्योतिष विद्या एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। पाराशर जी ने, जो ऋषि पाराशर थे, उन्होंने वैदिक ज्योतिषी दी। अब उन्होंने जो सौर मंडल था, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके अंदर 9 ग्रहों को चिन्हित किया, 12 राशियों को चिन्हित किया और एक जो सभी ग्रहों का जो ट्रांजिट, जो गोचर होता है, वो एक ऑर्बिट में होता है, एक पाथ के थ्रू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर कोई हाईवे या कोई एयरवेज नहीं है, ना कोई रेलवे स्टेशन हैं या कोई बस स्टैंड है। तो उन्होंने जो फिक्स्ड स्टार्स थे, जो गोचर नहीं करते, जिनका मूवमेंट नहीं होता, उनको राशियों का स्थान दिया। और उन राशियों, उसी ऑर्बिट के मध्य 27 नक्षत्र भी, जो तारों का समूह होता है, उनके नाम दिए गए। तो राशियां, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो राशि होती है वो फिक्स होती है। गोचर का काम है ग्रहों का। ग्रह घूमते रहते हैं, राशियां फिक्स हैं, नक्षत्र फिक्स हैं। हम कह सकते हैं कि भैया कि जो नई दिल्ली है वो एक स्टेशन है, फिक्स है, तो वो राशि का स्थान है। अब उसका अगर हम स्मॉलर डिवीजन देखें, जैसे दिल्ली सराय रोला है या नई दिल्ली है, वो भी एक बड़ा स्टेशन है, लेकिन दिल्ली कैंट को देखें तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं उनके नक्षत्र के रूप में। अब 0 से 30 डिग्री के बीच में मेष राशि को स्थान दिया है। तो पाराशर जी ने वैदिक सिस्टम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट को एक गोलाकार ऑर्बिट माना गया, जिसके अंदर ग्रहों का भ्रमण होता है, और उनको सभी को 30 डिग्री का एक स्पान दिया गया कि 30-30 डिग्री के बाद राशियों का स्थान बदलता है। तो पहली राशि है मेष, जिसको 0 से 30 डिग्री का स्थान दिया। उसके बाद वृष राशि 30 से 60, फिर मिथुन राशि, जिसको अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं, 60 से 90। उसके बाद राशि आती है सिंह राशि, जिसको चौथा स्थान, 5वां स्थान दिया गया। उसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि के बाद तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो 12 राशियों को 30-30 डिग्री दिया गया, तो 12 इंटू 30 360 डिग्री हो गया। अब जो हमारा ये राशि मंडल है, ये बहुत ही विशाल है। अब इसके अंदर जैसे पूरे इस विशाल राशि मंडल को, ब्रह्मांड को एक काल पुरुष मानते हुए मेष को सिर से देखते हैं, वृष को मुख से, मिथुन को बाहों से तथा गला या हमारा जो चेस्ट है वक्षस्थल से, कर्क राशि से हृदय को, सिंह को पेट से, कन्या राशि पेट से नीचे को देखा जाता है, तुला राशि जननेंद्रियों का अध्ययन किया जाता है, वृश्चिक को गुदा, जहां से मल का त्याग होता है, धनु राशि से कूले तथा जांग, मकर को घुटने, कुंभ को जो हमारी पिंडलियां हैं, और मीन राशि से पैरों के बारे में देखा जाता है। अब जो इंटरनल जो हमारे स्थान है शरीर के, तो 12 राशियों को हमने मेष राशि से दिमाग, दूसरी राशि जो वृष है उससे कंठ की नली, टॉन्सिल्स, मिथुन राशि से फेफड़े, श्वास जो हम लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, कर्क राशि से पाचन शक्ति, सिंह राशि से दिल, हृदय, कन्या राशि से जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां हैं, और पेट के जो नीचे का हिस्सा है।
सातवीं जो राशि है जिसको तुला राशि कहते हैं, उससे किडनीज, गुर्दे के बारे में देखा जाता है। वृश्चिक राशि से जहां से हम मूत्र करते हैं, मूत्रेंद्रियां, जन्नेन्द्रियां, इनके बारे में देखा जाता है। नर्वस सिस्टम के लिए धनु राशि है, स्नायु मंडल बताता है, नसों का कारक है, जिससे रक्त प्रवाह होता है। अब 10वीं जो राशि है वो मकर है, उससे हड्डियों के बारे में और जो हमारे अंगों के जोड़ है उसके बारे में देखा जाता है। रक्त का जो ब्लड है और उसका ब्लड फ्लो वो कुंभ राशि से देखा जाता है। मीन राशि से जो कफ हमारे शरीर में उत्पन्न होता है उसके बारे में इसका अध्ययन करते हैं। अब मैं एक आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारी लग्न कुंडली है उसमें जिस राशि में शुभ ग्रह विद्यमान है, जब आदमी जातक का जन्म हुआ है तो शरीर का वह भाग हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, पुष्ट रहेगा। और जिस राशि में पाप ग्रह विद्यमान है वो भाग दुबला पतला होगा, रोग युक्त होगा, पीड़ित रहेगा। अब जो सिर है उसके ऊपर हमारे सूर्य का विशेष अधिकार है। मुख के आसपास चंद्रमा का है। जो कंठ है उस पे मंगल का अधिकार है। बुध का नाभि के निकट स्थल पर, बृहस्पति का जो हमारी नाक है उसके मध्य के भाग पर, शुक्र से आईज, नेत्रों को और पैरों को देखा जाता है, तथा शनि, राहु और केतु पेट का विशेष अधिकार रखते हैं। सूर्य हमारी जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनका भी कारक है। चंद्रमा रक्त का भी कारक है। मंगल मज्जा का कारक है, बोन मैरो जिसे कहते हैं। मरकरी जो बुध ग्रह है वो स्किन, त्वचा का भी कारक है। बृहस्पति देव जो हमारे शरीर में चर्बी होती है उसका कारक है। शुक्र ग्रह जो है, शुक्र देव, वो धातु के और वीर के भी कारक है। शनि देव हमारे जो स्नायु तंत्र है उसके स्वामी है। अब सूर्य और मंगल से पित्त भी देखा जाता है। चंद्रमा से वात कफ देखा जाता है। बुध भी पित्त और वात कफ का कारक है। बृहस्पति से कफ, शुक्र से भी वात का देखा जाता है तथा कफ भी देखा जाता है, और शनि से वायु का बारे में अध्ययन किया जाता है। जब पीड़ा कारक ग्रह की दशा होगी तब उसके विशेष अधिकार वाले अंगों में विशेष पीड़ा की संभावना रहती है। लेकिन अगर वो शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो वो पीड़ा कम हो जाती है या नहीं भी होती। अब जैसे सूर्य हमारे आत्मा का मालिक है, आत्मा का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। मंगल हमारी हिम्मत का कारक है। बुध से वाणी के बारे में देखते हैं। बृहस्पति हमारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, सुख का भी कारक है। शुक्र काम का कारक है तथा शनि दुख का, और राहु मद का कारक है। सूर्य बलवान होगा तो हमारी आत्मा बलवान होगी। चंद्रमा बलवान होगा तो आदमी का मन बहुत बलवान होता है। इसी प्रकार बाकी हम सभी ग्रहों के बारे में देख सकते हैं। लेकिन शनि के बारे में रिवर्स केस है कि शनि अगर बलवान होगा तो दुख कम होगा, दुख नहीं बढ़ेगा। अब जो सभी ग्रह हैं, राशियां हैं, पहले हम राशि के बारे में बताते हैं कि पुरुष और स्त्री राशि के रूप में उनको विभाजित किया गया है। तो जो ऑड साइन है 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो राशियां हैं, जो हमारे सभी ग्रह हैं उनको पुरुष राशि और स्त्री राशि के रूप में डिफरेंशिएट किया गया है। तो जो ऑड नंबर की राशियां हैं उनको पुरुष ग्रह, इवन नंबर की राशियों को
स्त्री राशि या फीमेल साइन का दर्जा दिया गया है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ पुरुष राशि है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन राशि जो है वो स्त्री राशि में विभाजित की गई है। अब जो ग्रह हैं उसमें सूर्य, मंगल और बृहस्पति तो पुरुष ग्रह हैं, चंद्रमा तथा शुक्र स्त्री ग्रह हैं, और जो बुध है उसको पुरुष की श्रेणी में भी दिया गया, लेकिन उसको जनरली नपुंसक ग्रह का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि वो जिस ग्रह के साथ उसका कंजक्शन होगा वो उसी तरह का उसका व्यवहार हो जाता है। शनि को स्त्री का और नपुंसक का दर्जा दिया हुआ है। अब राशियों को सूर्य और मंगल, चंद्रमा को तो एक एक राशि का अधिपत्य दिया गया, राहु और केतु को किसी भी राशि का अधिपत्य नहीं दिया गया है। जबकि नक्षत्रों के अंदर जो 27 नक्षत्र हैं तो सभी प्लैनेट्स को, ग्रहों को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया है। तो यहाँ पे हम इनको सीक्वेंस में, एक तो राशियों के नाम याद होने चाहिए और उनके स्वामित्व भी हमको याद होने चाहिए कि किस ग्रह का राशि, किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। इसको कोई रटा मारने की या टेंशन वाली बात नहीं है। आप इनको 2 बार में डिवाइड कर लो। 1 से 8 राशियां एक ग्रुप बनाया हमने, 9 से 12 का एक ग्रुप बनाया। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी, तो 4 नंबर के कर्क राशि का मालिक चंद्रमा और 5 नंबर सिंह का मालिक सूर्य। उसके पास में राजकुमार, तो 3 और जो 6 नंबर है, 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर की कन्या, उसका मालिक बुध, जो राजकुमार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, वो 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक हुए। 2 नंबर का वृष, 7 नंबर की तुला राशि। 1 नंबर और 8 नंबर के जो मेष राशि और वृश्चिक राशि है उसके मालिक हुए मंगल। अब हम दूसरा ग्रुप लें तो 9 और 12 उसके मालिक हैं बृहस्पति देव, और जो 10 और 11 नंबर की राशियां हैं जो कि मकर और कुंभ राशि है उसके मालिक स्वामित्व दिया गया शनिदेव को। तो सिंपल है, इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। अब कौन सा प्लेनेट किस स्थान में सबसे ज्यादा उच्च स्थान, जिसको कि उच्च राशि या एग्जॉल्टेड प्लेनेट कहते हैं, कि वहां पे वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में है या बलवान है, तो जहां पे वो बलवान होगा सबसे अधिक, उससे 7वीं राशि में वो नीचे से स्थान पे होता है, वो डेबिलिटेटेड कहलाता है। अब सूर्य अपने सेनापति का जो घर है मेष राशि के अंदर, वो 0 से 10 डिग्री के अंदर सबसे अधिक बलवान होता है और वो एग्जॉल्टेड या उच्च स्थान वहां पे उसका प्राप्त होता है। चंद्रमा का वृष राशि में है, तो जब सूर्य को मेष राशि में उच्च स्थान है तो मेष राशि से 7वीं राशि हुई तुला, तो वहां पे उसको नीच स्थान या डेबिलिटेट, उसकी वहां पावर कम हो जाती है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च स्थान पे है, तो जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है वहां पे वो नीच स्थान में डेबिलिटेट हो जाता है। मंगल जो है वो मकर राशि के अंदर उच्च स्थान पे है, तो कर्क जो चंद्रमा की राशि है उसमें वो नीचे स्थान पे हो जाता है। जबकि बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च स्थान पे है और मकर राशि के अंदर नीच स्थान में डेबिलिटेट होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा कोरोना का पीरियड था उसमें बृहस्पति देव मकर राशि से गोचर कर रहे थे, मतलब वो डेबिलिटेट थे, उनकी पावर कम हो गई थी, क्योंकि बृहस्पति खुशहाली इन सब के कारक है। शुक्रदेव जो है बृहस्पति की राशि जो मीन राशि है उसमें उच्च के होते हैं, और कन्या राशि के अंदर जो उसकी 7वीं राशि है वह नीचस्थ या डेबिलिटेड होते हैं। शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च स्थान, जो कि तुला राशि में उच्च स्थान पे है, और मंगल की राशि मेष स्थान में वो नीच हो जाते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि और जो उच्च स्थान या डेबिलिटेड स्थान होता है वो हमको प्लेनेट की पोजीशन, कुंडली का अध्ययन करने के लिए इनका देखना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। अब
जैसे मंगल है, मेष राशि में 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में ही 15 डिग्री तक उच्च का होता है। उसके बाद 15 से 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण राशि में कहा जाता है। बाकी की जो उसकी डिग्रीज है, जो 20 से 30 डिग्री तक, वो स्वराशि में कहलाएगा। बृहस्पति देव धनु राशि में 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के अंदर कहे जाते हैं, और धनु के स्वामित्व भी बृहस्पति देव को दिया गया है। शुक्र का तुला राशि में सॉरी शुक्र देव का तुला राशि में 5 डिग्री तक मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि है। और कुंभ के 20 डिग्री तक शनि का मूल त्रिकोण है, बाकी उसकी स्वराशि है। सिंह की राशि में 20 डिग्री तक सूर्य का मूल त्रिकोण है, और उसके बाद 30 डिग्री तक वो स्वराशि में होते हैं। वृष राशि में 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च के हैं, उसके बाद वो मूल त्रिकोण में कहलाते हैं। मंगल का, जैसे शायद मैं आपको बता चुका हूं, कि मेष राशि में 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण है, उसके बाद वो अपनी स्वराशि में, क्योंकि मेष राशि का स्वामित्व मंगल देव को दिया गया है। अब जो पुराने हमारे ज्योतिषाचार्य और बहुत लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने ये भी बताया कि उच्च राशि में किस अंश पर परम उच्च समझा जाए। तो सूर्य के मेष में 10 अंश पे वो परम उच्च समझा जाता है, उसकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। चंद्रमा वृष में 3 अंश पे, मकर के 28 डिग्री पे मंगल परम उच्च का होगा। बुध के कन्या में, क्योंकि बुध का जो मालिक है वो कन्या ही है, सॉरी कन्या राशि का मालिक बुध ग्रह ही है, और बुध ग्रह कन्या राशि में ही उच्च का होता है, और 15 डिग्री पे वो परम उच्च का होगा। अब कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, तो 5 डिग्री पे वो परम उच्च के होंगे। शुक्र देव जो मीन राशि में उच्च के होते हैं, जो बृहस्पति देव की राशि है, उसके अंदर वो 27 डिग्री पे परम उच्च के होंगे। और शनि देव तुला राशि में 20 डिग्री पे परम उच्च के होंगे। अब इतनी डिग्री पे हम इनकी 7वीं राशि में ये परम नीच के हो जाएंगे, उनकी पावर कम हो जाएगी। अब जैसे हम देखें कि तुला के 10 अंश पर, जो कि 7वीं राशि है मेष राशि से, वो सूर्य वहां पे बिल्कुल परम नीच के हो जाएंगे। वृश्चिक के 3 अंश पे 3 डिग्री पे चंद्रमा हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बाकी प्लेनेट्स का भी वर्कआउट कर सकते हैं। अब जो कोई भी प्लेनेट है वो अपने घर में तो बली होगा, मूल त्रिकोण स्थान में और भी बली होगा, और उच्च राशि के अंदर अति बलशाली होता है। जो उसकी डेबिलिटेड राशियां हैं, नीच राशि कहलाती है, उसमें वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। अभी जो मैंने डिग्रीज बताई परम उच्च की, उन्हीं डिग्रीज में 7वीं राशि में परम नीच का हो जाएगा, और उन्हीं डिग्रीज में उनको बहुत ही वीक प्लेनेट समझना चाहिए। अब जो इन प्लेनेट्स हैं, इनकी मैं दिशाओं के बारे में भी आपको बता देता हूं। सूर्य जैसे पूर्व दिशा का है, शुक्रदेव जो हमारा ईस्ट साउथ एंगल होता है, जिसको अग्निकोण भी कहते हैं, जो वास्तु के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, नहीं तो इसको हम कहते हैं पूर्व दक्षिण कोण। मंगल साउथ डायरेक्शन दक्षिण का, राहु दक्षिण पश्चिम का, शनि पश्चिम का वेस्ट डायरेक्शन का, चंद्रमा पश्चिमोत्तर कोण का, बुध नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर डायरेक्शन का, और बृहस्पति पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी होता है। और
किस ग्रह से कौन सी दिशा में भाग्योदय होगा, या सपोज कोई चीज चोरी चली गई है या कोई व्यक्ति गया है, तो इन सब का अध्ययन भी हम ग्रह की वो किस दिशा का स्वामी है उससे करते हैं। ये जनरली जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसमें इस तरह का अध्ययन किया जाता है। अब राशियों को देखें तो मेष, सिंह, धनु की दिशा पूर्व है, मतलब 159 की जो राशियां हैं वो इस डायरेक्शन की है। वृष, कन्या, मकर दक्षिण दिशा की राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ पश्चिम दिशा की राशि है, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर की है। अब जो प्लेनेट का मूवमेंट भी हम इसमें डायरेक्शनल चार्ट में कंसीडर करते हैं तो ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ। अब इसके अंदर और भी हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसे ग्रहों का शुभ तत्व कब है, पाप तत्व कब है, और एक इसके अंदर जो ग्रहों की नैसर्गिक शुभता, तात्कालिक शुभता, तात्कालिक मैत्री, नेचुरल फ्रेंडशिप, नेचुरल बेनिफिशियल, इनका भी हम आगे स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कौन सा प्लेनेट, एक होता है जैसे नेचुरल फ्रेंडशिप है, एक चार्ट के अंदर उसकी जो फ्रेंडशिप होती है उसको हम तत्कालिक मैत्री कहते हैं। मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी ये फर्स्ट हाउस है जिसके अंदर 4 नंबर लिखा है, तो ये कौन सी राशि हुई? कर्क राशि। यहां पे सूर्यदेव विराजमान है। ये लग्न भी कहलाता है। इस 4 का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो जातक का जन्म है उस टाइम कर्क राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही थी। अब यहां देखिए सूर्य भी विराजमान है। सूर्य की 12 राशियों में एक 12 महीनों के अंदर पोजीशन फिक्स रहती है। 14 या 15 तारीख को संक्रांति आती है। मेष राशि में सूर्य 15 अप्रैल के बाद लगभग आ जाता है। तो कर्क राशि में सूर्य आपको जुलाई के बाद मिलेंगे। तो हम ये भी बता सकते हैं इस जातक की कुंडली देख के कि इनका सूर्योदय, क्योंकि जब 15 जुलाई के बाद इनका जन्म है और सूर्य प्रथम स्थान में ही है, तो इनका जन्म सूर्योदय के आसपास का ही है। द्वितीय स्थान ये है, इसके अंदर सिंह राशि है, वहां पे बुध ग्रह विराजमान है। छठे स्थान में जो कि कन्या राशि है, वहां पे बृहस्पति देव और चंद्रमा देव विराजमान है। चौथे घर जो चौथा स्थान है वहां तुला राशि है, कोई भी ग्रह नहीं है। 5वें हाउस के अंदर ये जो 5वां हाउस कहलाता है, इससे भाग्य जो हमारे प्रथम संतान और जो हमारी नॉलेज है उसके बारे में देखा जाता है। इसमें वृश्चिक राशि है। छठा स्थान इसको रोग रिपूर्ण भी कहते हैं, जहाँ पे धनु राशि है, वहां पे केतु देव विराजमान है। 7वां ग्रह खाली है, जहाँ पे 7वें में शनिदेव की राशि है मकर। 8वें में कुंभ राशि है, वो भी शनिदेव की है। 9वें में कोई ग्रह नहीं है, मीन राशि जो बृहस्पति देव की है। और 10वां स्थान में मेष राशि है जो मंगल देव की है। 11वें स्थान में वृष राशि है जहां पे मंगल देव विराजमान है। और 12वां घर में जो 12th हाउस है उसके अंदर मिथुन राशि है, वहां शनिदेव और राहुदेव विराजमान है। अब कुछ नियम होते हैं, जैसे जो तात्कालिक मैत्री चक्र हमको बनाना है अगर, तो जो ग्रह जिससे द्वितीय, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th या 12th में होगा वह उसका तात्कालिक मित्र कहलाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं इसको कि पहला जो नियम है तात्कालिक मैत्री निकालने का, कि जो ग्रह
जिस राशि से में हम देख रहे हैं उससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th और 12th में होता है वो उसका तात्कालिक मित्र होता है। हम यहां इसी चार्ट में भी देखेंगे। और अगर किसी हाउस में दो ग्रह एक ही राशि में बैठ गए तो वो परस्पर तात्कालिक शत्रु कहलाते हैं। अब जो ग्रह परस्पर पंचम नवम में, छठे आठवें में या एक दूसरे से सातवें में बैठे हो तो तात्कालिक शत्रु होते हैं। अब जो ये जन्म कुंडली अब मैंने आपको दिखाई है, इसमें 1 से 12 तक की जो मेष से सभी को, मिथुन से लेके मीन राशि तक के बारे में मैंने बता दिया। अब अगर हम इसमें मित्रता देखें तो सूर्य से सेकंड हाउस में कौन है? मरकरी। तो मरकरी एक तो उसके सूर्य के तात्कालिक मित्र हो गए। थर्ड हाउस में जुपिटर और चंद्रमा है तो वो भी उसके तात्कालिक मित्र हो गए। फोर्थ हाउस में कोई नहीं है, फिफ्थ में भी कोई नहीं है, 10th हाउस में भी कोई नहीं है, और एकादश में मंगल है तो मंगल भी इसके मित्र हो गए। और द्वादश स्थान पे जो 12th हाउस है उसमें शनि और राहु भी हैं। तो तात्कालिक मित्रता के अंदर सूर्य से अगर हम देखें तो कौन कौन होंगे इसके अंदर? सबसे पहले बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। शुक्र तो उसकी वहां है भी, और शनि और राहु। तो ये इसके तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब शत्रु यहां पे, क्योंकि सूर्य के साथ कोई बैठा ही नहीं है, पांचवें में भी कोई नहीं है, नवम में भी कोई नहीं है, छठे आठवें में भी कोई नहीं है, छठे में केतु है, आठवें में कोई ग्रह नहीं है, तो इसके शत्रु अभी हम ये जो 7 प्लेनेट है इन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं, राहु केतु को नहीं कर रहे। तो सूर्य के शत्रु कोई नहीं है। अब जैसे हम चंद्रमा के बारे में देखें तो चंद्रमा से एक तो उसके साथ में है बृहस्पति, तो वो उसके तात्कालिक शत्रु हो गए। अब उससे जो मंगल है वो आप देखिए नवम है, तो मंगल भी इसके तात्कालिक शत्रु में आ गए। अब इनके मित्र कौन है? दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में कोई नहीं है, चतुर्थ में केतु है लेकिन उनको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। सात छठे में नहीं है, सातवें में भी नहीं है, आठवां नवम में मंगल है, मंगल शत्रु में आ गए। 10वें में शनि और राहु है, तो शनि इनके तात्कालिक मित्र हो गए। और 11वें में सूर्य हैं, वो भी इनके तत्कालिक मित्र हो गए। और द्वादश में बुधदेव हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र और शनि इनके तात्कालिक मित्र की श्रेणी में आ गए। इसी तरीके से हम अन्य ग्रहों की भी तात्कालिक मित्रता और शत्रुता निकाल सकते हैं। अब जैसे शुक्रदेव का हम इसमें वर्कआउट करें तो शुक्रदेव इसमें मैं मार्क नहीं कर पाया, ये 12th हाउस में है इनके शुक्रदेव। एक मिनट, वीनस भी इनके 12th हाउस में है। तो जब हम वापस एक बार अगर सूर्य से देखें तो सूर्य के 12वें में शुक्रदेव हो गए, तो वो भी इनके तात्कालिक मित्र हो गए। और चंद्रमा के भी देखिए फर्स्ट से ये 7th, 8th, 9th, 10th के अंदर शुक्रदेव भी आ गए, तो चंद्रमा के भी ये तात्कालिक मित्र की श्रेणी में आ जाते हैं। अब अगर हम शनि का निकालें तो शनि देव है यहाँ पे 12वें हाउस में,
तो 12वें से सेकंड में एक तो इनके मित्र तात्कालिक मित्र वैसे नहीं है, सूर्य देव इनके मित्र, लेकिन शनि के एक तो सूर्य हो गए सेकंड हाउस में है, फिर थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाले हैं जुपिटर और चंद्रमा। तो जुपिटर और चंद्रमा भी इनके मित्र हो गए, शनि के बृहस्पति देव और चंद्रमा भी हो गए। उसके बाद ये 12th हाउस में मंगल हैं, तो ये भी इनके मित्र हो गए। अब इनके साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं वो शुक्र हैं शनिदेव के, तो शुक्र ग्रह इनके तत्कालिक शत्रु हो गए। तो इस तरीके से तत्कालिक मैत्री चक्र बनाया जाता है। मैं आपको आगे की वीडियो में एक पंचदा मैत्री के बारे में भी बताऊंगा। अब इसमें जो ये नंबर लिखे गए हैं ना, आपने देखा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखते हैं 4, 5, 6, 7, ये 4 नंबर वो है जहां पे ये लग्न के समय राशि उदय हुई। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हाउस कैसे देखे जाते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए पर्सन है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ईस्टर्न होराइजन पे जो राशि उदय हो रही है वो इसका फर्स्ट हाउस हो गया लग्न। नाउ अगर हम उसके जातक के टॉप ऑफ द हेड पे देखें तो ये 10th हाउस है, और फर्स्ट ये जो बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखा जाएगा तो ये चौथा स्थान 7वां स्थान हो गया, और ये नीचे बिल्कुल देखते हैं ये चौथा स्थान है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये फर्स्ट हाउस, ये 10th हाउस, ये 7th हाउस, और ये 4th हाउस। अब इसके बीच में 30 डिग्री के आप डिवीजन कर लीजिए, तो 90 डिग्री में 3 हाउस यहाँ आएंगे। 30 डिग्री का डिवीजन किया तो 4 से 7 के बीच में 5वां स्थान, छठा स्थान आ जाएगा। 7 से 10th के बीच में भी 3 घर आ जाएंगे, और 10 से फिर वापस देखेंगे तो 10th, 11th और 12th ये स्थान यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए कि भाई ये जो भाव हैं जिनको हाउस कहते हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ईस्टर्न होराइजन वाला तो प्रथम भाव, बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड देखें तो वो 10वां भाव, उसके बिल्कुल नीचे देखें तो चौथा स्थान, और वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो वो 7वां स्थान। तो आशा है कि जो बिगनर्स है उनको जो मैंने आज एक बिल्कुल ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का स्टार्टिंग का जो थोड़ी बहुत जानकारी दी वो उनके समझ आएगी। और अगर कोई भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आगे भी अब वीडियो बना के पूरा ज्योतिष का जितनी मेरे को कोशिश करूंगा कि आपको मैं सिखा सकूं, उसके बारे में मैं पूर्णतः ये मैंने लिया है कि मैं सभी लोगों को अपनी जो ये बहुत अच्छी एक स्टडी है उसके बारे में अध्ययन करा सकूं। थैंक यू।